जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वो दाढ़ी वाला बंदा फैंग को उखाड़ते हुए जिया से बोलता है, अगर तुम अपने डैडी को बचाना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जिया जल्दी से फ्लाई करते हुए फैंग को बचाने के लिए फैंग के पास आने लग जाती है। ये देखकर वो क्रोजोवो वाला बंदा भी जिया के ऊपर अपना एम बना लेता है। वो दाढ़ी वाला बंदा उस क्रोजोवो वाले बंदे से बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो ड्रैगन का बच्चा यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, इसलिए तुम आराम से उसके पंखों के ऊपर निशाना बनाना, कहीं तुम उसके सिर या फिर बॉडी के ऊपर निशाना मारकर उसको मार मत देना। तो वो क्रोजोवो वाला बंदा भी बोलता है, बॉस तुम चिंता मत करो। ये सब कुछ देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग अपने मन में बोलता है, ये कमीने मुझे पकड़कर जिया को ब्लैकमेल करके अपने पास लाना चाहती हैं, इसलिए अब मैं इनके साथ जो करने वाला हूँ इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, और ऐसा करने से मेरे साथ ज्यादा ये होगा कि मैं दोबारा से मर जाऊंगा। जिया भी बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए फैंग के पास आते हुए बोलती है, डैडी मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। आगे से वो क्रोजोवो वाला बंदा भी जिया की तरफ एम बना के हंसते हुए बोलता है, अब ये मेरे बहुत ज्यादा पास है, अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ये मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। लेकिन तभी फैंग अपनी कांटों वाली वाइन का यूज करते उस बंदे को पकड़ लेता है। वो बंदा हैरानी से बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अचानक से ये कांटों वाली वाइनें कैसे आ सकती हैं। फैंग अपनी वाइन का यूज करते हुए उस बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है और उस बंदे की क्रोसबो का एम उस दाढ़ी वाले बंदे की तरफ कर देता है। ये देखकर वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे अपना टारगेट क्यों बना रहे हो। आगे से वो क्रोसबो वाला बंदा बोलता है, बॉस मैं ये अपने आप नहीं कर रहा हूँ। और तभी फैंग अपनी वाइन से उस बंदे की उंगली से उस क्रोसबो के क्लच को दबा देता है, जिससे कि वो क्रोसबो चल जाती है और उस क्रोसबो की एरो बहुत ही स्पीड से सीधा उस दाढ़ी वाले बंदे को जाकर लगती है। ये देखकर वो क्रोसबो वाला बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो गंजा उस क्रोसबो वाले बंदे से बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुमने हमारे बॉस को क्यों मारा है। वो क्रोसबो वाला बंदा हैरानी से बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक से यहाँ पर दो कांटेदार वाइन आ गए थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ उन्हीं कांटेदार वाइन ने किया है। वो क्रोसबो वाला बंदा ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी फैंग की वाइन फिर से उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर वो गंजा बोलता है, ये कांटेदार वाइन तो जिंदा है, ये तो अपने आप ही मूव कर रही है। फैंग अपनी सभी वाइन को उस बंदे के गले के साथ में लपेट लेता है और उस बंदे को नीचे जमीन पर गिरा देता है। फैंग उस बंदे से बोलता है, हालांकि मेरी ये जो कांटेदार वाइन है ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इनसे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द तो दे ही सकता हूँ। वो बंदा घबराते हुए बोलता, आखिर ये कौन बात कर, आखिर यहाँ पर कौन है। और तभी फैंग उस टूटे हुए एरो को उस बंदे के ऊपर लेकर आ जाता है और फैंग उस बंदे से बोलता है, क्या तुम इस एरो को जानते हो, ये वही एरो है जो तुमने मेरी बेटी को मारा था, इसमें अभी भी मेरी बेटी का ब्लड लगा हुआ है, इसलिए मैं इस एरो को तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। ये बोलकर फैंग उस एरो को उस बंदे की बॉडी में घुसा देता है। फैंग उस बंदे की बॉडी में अपना एरो घुसाने के बाद वापस निकाल लेता है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर मर जाता है। फैंग बोलता है, इस कमीने ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाया था, इसलिए इस कमीने का मरना ही ठीक है। फैंग को देखकर वो गंजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो गंजा बोलता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नॉर्मल सा फूल था, आखिर ये फूल किसी को कैसे मार सकता है, इसका मतलब ये कोई फूल नहीं है बल्कि फूल के रूप में कोई मॉन्स्टर है। फैंग उस गंजे से बोलता है, क्या तुम वहाँ पर वैसे ही खड़े रहोगे, क्या तुम अपने दोस्तों का बदला नहीं लोगे। ये सुनकर वो गंजा और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो गंजा बोलता है, ये फूल ना केवल बंदों को मारता है बल्कि ये तो बात भी कर सकता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इस फूल ने हम सभी के ऊपर एक इल्यूजन छोड़ा होगा, ये फूल हम सभी को बेवकूफ बना रहा है, अगर मैं इस फूल को मार देता हूँ तो इस फूल का ये इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो गंजा अपनी स्वॉर्ड से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आगे से फैंग भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस गंजे की स्वॉर्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो गंजा और भी ज्यादा हैरान होता है। वो गंजा बोलता है, क्या ये प्लांट स्वॉर्ड का भी यूज कर सकता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भी इल्यूजन ही होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जिया आ जाती है। जिया उस गंजे को उठाकर ऊपर आसमान में लेकर चली जाती है और उस गंजे से बोलती है, बुरे आदमी मेरे डैडी से दूर रहो। ये बोलकर जिया जैसे उस गंजे को आसमान में लेकर जाती है तो वहां पर दूर दो और बंदे खड़े होते हैं और उनके पास एक बड़ी सी तोप भी होती है। उनमें से एक बंदा जिया की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो उस ड्रैगन ने तो हमारे दोस्त को उठा रखा है। दूसरा बोलता है, जल्दी करो, हमारे पास ये अच्छा मौका है उस ड्रैगन के बच्चे को मारने का। ये सुनकर वो पहले वाला बंदा बोलता है, अगर हम इस तोप को शूट करते हैं तो हमारे दोस्त को भी चोट लग सकती है। तो वो दूसरा बंदा उस तोप के अंदर आग लगाते हुए बोलता, अगर हम उस ड्रैगन के बच्चे को मार देते हैं तो हमारा दोस्त भी बच जाएगा। और तभी वो तोप जिया की तरफ शूट हो जाती है। उस तोप के अंदर से एक बड़ा सा गोला निकलकर सीधा जिया की तरफ जाने लगता है। फैंग जिया से बोलता है, जिया जल्दी से वहां से दूर हो जाओ। तो फैंग की बात सुनकर जिया जल्दी से उस गंजे को उस तोप के गोले की तरफ फेंक देती है और खुद दूसरी तरफ जाने लगती है। और वो गंजा सीधा उस तोप के गोले की तरफ जाता है और वो तोप का गोला सीधा उसके मुंह में जाकर
आकर लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद से वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है तो फैंक जिया को ढूंढने लग जाता है आखिर जिया कहाँ पर चली गई है। ये देखकर वो तोफ चलाने वाला बंदा भी खुश हो जाता है, लेकिन वो दूसरा वाला बंदा उससे बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, उस बिस्ट ने हमारे दोस्त की बॉडी का यूज उस तोफ के गोले से बचने के लिए कर लिया। वो तोफ चलाने वाला बंदा बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि हमारा दोस्त पहले से ही मर चुका था, क्योंकि उस ड्रैगन के पंजे के नीचे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि हमने उस ड्रैगन को हिट किया इसलिए वो वहाँ पर नीचे गिरा होगा, इसलिए जल्दी चलते हैं। उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा महंगी होती है, उसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों उस साइड चले जाती हैं और दूसरी तरफ जिया भी नीचे फैंक के पास आ जाती है। जिया भी काफी ज्यादा घायल होती है। जिया बोलती है डैडी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिया को देखकर फैंक और लिटिल येलो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिटिल येलो जल्दी से जिया के पास जाकर उसको देखने लग जाता है और फैंक भी जल्दी से अपने 5000 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके वो हीलिंग वाले अंगूरों को उगा लेता है। वो हीलिंग वाले अंगूर जैसे ही पकते हैं तो फैंक उन अंगूरों को तोड़कर जिया के मुंह में डाल देता है और जिया से बोलता है जिया जल्दी से तुम इन हीलिंग वाले अंगूरों को खाकर अपने गांवों को हील कर लो, क्योंकि जिन बंदों ने तोफ के गोले को चलाया वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। वो हीलिंग वाले अंगूर खाकर जिया के काफी गांव हील हो जाते हैं। फैंक एक बार फिर से अपने 5000 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके एक बार फिर से उन हीलिंग वाले अंगूरों को उगा लेते और उसे जिया को दे देता है। फैंक बोलता है अब मेरे पास और ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं और ज्यादा हीलिंग वाले अंगूरों को नहीं उगा सकता हूँ, लेकिन जिया तुम इन हीलिंग वाले अंगूरों को खाने के बाद उड़ने के लायक हो ही जाओगी, इसलिए तुम जैसे इन अंगूरों को खाओगी उसके बाद तुम यहाँ से फ्लाई करते हुए बहुत ज्यादा दूर तक चली जाना। जिया फैंक से बोलती है नहीं डैडी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फैंक जिया से बोलता है जिया वो लोग तुम्हें पकड़ना चाहती हैं और मैं सिर्फ एक छोटा सा प्लांट हूँ, इसलिए उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा। जिया बोलती है नहीं डैडी मुझे इस पे यकीन नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हें उखाड़ लेंगे और तुम्हें मेडिसिन बनाने में यूज कर लेंगे। और उसी टाइम वहाँ पर वो दोनों तोफ वाले बंदे भी आ जाते हैं। उनको देखकर फैंक और जिया काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। फैंक बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये लोग तो यहाँ पर आ गई हैं। वो दोनों तोफ वाले बंदे जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो वो वहाँ का व्यू देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के सामने उनके दोस्तों की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो दोनों हैरानी से बोलते हैं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे तो सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, क्या इन सभी को उस ड्रैगन के बच्चे ने मारा है। उन दोनों तोफ वाले बंदों में से एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन का बच्चा पहले से बहुत ज्यादा घायल है, इसे ध्यान से देखो ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये बोलकर वो बंदा अपने पास से एक गन निकाल लेता है और बोलता है क्योंकि ये ड्रैगन का बच्चा मरा नहीं है तो हम इसे जिंदा ही पकड़ेंगे ताकि हमें इसकी कीमत और भी ज्यादा मिल सके। ये देखकर फैंक चिल्ला के जिया से बोलता है जिया जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जिया फैंक की बात नहीं सुनती क्योंकि वो फैंक को छोड़कर नहीं जाना चाहती। फैंक जिया से बोलता है जिया तुम अपने डैडी की बात को ध्यान से सुनो, तुम उन लोगों को खुद को पकड़ने मत देना। फैंक की बात सुनकर जिया रोते हुए फैंक को छोड़कर आसमान में फ्लाई कर जाती है। ये देखकर वो तोफ वाला बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बंदा हैरानी से बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, ये ड्रैगन का बच्चा अभी भी फ्लाई कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो अपनी गन ऊपर की तरफ उठा लेता है और उसे जिया की तरफ करके उसे शूट कर देता है और बोलता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, लेकिन यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं है। उस गन में से एक ट्रैप एरो निकलती है और उस एरो में से एक बड़ा सा जाल निकलता है, जिसे देखकर जिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो जाल सीधा जिया को अपने अंदर लपेट लेता है और जिया सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर फैंक जिया से बोलता है जिया डरो मत, जल्दी से अपने डैडी के पास आ जाओ। और दूसरी तरफ वो दोनों तोफ वाले बंदे भी भागते हुए जिया की तरफ आ रहे होते हैं और इधर फैंक अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस जाल को काटने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो जाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए फैंक उस जाल को जल्दी जल्दी नहीं काट पाता। फैंक जिया से बोलता है ये जाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं कम टाइम में इस जाल में बड़ा छेद नहीं कर सकता जिसके अंदर से तुम बाहर निकल सको, इसलिए तुम्हें अपने इंसान वाली फॉर्म में आकर इस जाल से बाहर निकलना होगा। आगे से जिया भी बोलती है ठीक है डैडी। वो दोनों तोफ वाले बंदे जैसे जिया की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं तो रास्ते में लिटिल येलो भी एक छोटे से पत्थर के पीछे छुपकर बैठा होता है और लिटिल येलो के हाथ में एक हड्डी का नुकीला टुकड़ा होता है। ये देखकर फैंक जिया से बोलता है जिया तुम शांत हो जाओ, तुम उन दोनों बंदों में से एक बंदे का घायल होने तक का वेट करो, इसके बाद हम उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। तुम जल्दी से अपने इंसान वाली फॉर्म में आकर इस जाल से बाहर आ जाओ और उन झाड़ियों में जाकर छुप जाओ और फिर तुम अचानक से एक बंदे के ऊपर अटैक कर देना और दूसरे वाले को मैं संभाल लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों तोफ वाले बंदे जैसे लिटिल येलो के पास आते हैं तो लिटिल येलो स्लाइड करते हुए उस हड्डी के टुकड़े को एक बंदे के पैर के नीचे कर देता है। वो बंदा जैसे ही अपना पैर नीचे रखता है तो वो हड्डी का टुकड़ा उसके पैर के आर पार हो जाता है और वो बंदा दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो बंदा बोलता आखिर यहाँ पर अचानक से ये हड्डी का टुकड़ा कैसे आ गया, मुझे तो बहुत ज्यादा
ज्यादा दर्द हो रहा है। उसका दोस्त उससे बोलता है तुम इतने ज्यादा लापरवाह क्यों हो, तुम नीचे देखकर चल नहीं सकते। और फिर हम फैंक को देखते हैं। फैंक जिया से बोलते हैं जिया जल्दी करो, तो जिया भी जल्दी से अपने इंसान वाली फॉर्म में आकर उस जाल से बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाती है। वो दोनों तो वाले बंदे जैसे ही फैंक के पास उस जाल में देखते हैं तो वो बंदा हैरानी से बोलता आखिर वो ड्रैगन का बच्चा कहाँ पर चला गया है। और तभी उस बंदे के पीछे से जिया झाड़ियों में से अचानक से निकलती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिया जल्दी से अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसे नीचे जमीन पर गिरा देती है। वो बंदा घबराते हुए अपने दोस्त से बोलता है ये ड्रैगन तो अपना रूप भी बदल सकता है, तुम जल्दी से मुझे बचा लो। तो ये सुनकर उसका दोस्त जल्दी से अपनी स्वॉर्ड लेकर जिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस बंदे की स्वॉर्ड जिया को लग पाती से पहले वहाँ पर एक और दूसरी स्वॉर्ड आती है और उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि ये फैंग होता है। फैंग अपनी वाइन का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उस बंदे की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। वो स्वॉर्ड वाला बंदा हैरानी से बोलता आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये फ्लावर एक स्वॉर्ड का यूज कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ जिया उस बंदे को पकड़कर आसमान में लेकर चली जाती है, जिसे वो स्वॉर्ड वाला बंदा देखने लग जाता है और उस बंदे का ध्यान भटक जाता है। फैंग इसी मौके का यूज करके अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे के कंधे के ऊपर एक कट लगा देता है। फैंग उस बंदे से बोलता है तुम मेरे साथ फाइट करो, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। ये सुनकर वो बंदा हैरानी से बोलता है ये फूल तो बात भी कर सकता है। और फिर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंदा फैंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है फ्लावर मॉन्स्टर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलकर वो बंदा फैंग के ऊपर अटैक करता है। आगे से फैंग भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज करता है। फैंग उस बंदे से बोलते हैं क्या फ्लावर मॉन्स्टर ये कैसा लड़कियों जैसा नाम है, मैं एक शुद्ध 18 साल का लौंडा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने पीछे एक डैगर को छुपा कर रखा होता है। वो उस डैगर से फैंग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। उस डैगर को अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग बोलता है माँ की आंखें, ये कमीना तो मुझ पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। ये बोलकर फैंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस डैगर को ब्लॉक कर देता है और उस वाले डैगर को भी वो अपनी वाइन में लपेट कर उठा लेता है। ये देखकर वो बंदा हैरानी से बोलता है इस फ्लावर के पास में तो दो वाइन है। फैंग उस बंदे से बोलता है बहन के घोड़े अपने पिछवाड़े से देखना बंद कर, आंख खोल के देख, मेरे पास 2 नहीं बल्कि 4 वाइन है। ये बोलकर फैंग अपनी सभी वाइन को बाहर निकाल लेता है और फैंग ने अपनी तीसरी वाइन में क्रॉसबो को पकड़ के रखा होता है। ये सब कुछ देखकर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बंदा हैरानी से बोलता है क्या ये फ्लावर क्रॉसबो को भी चला सकता है। फैंग उस क्रॉसबो का एम उस बंदे की तरफ करके बोलता है कमीने तुमने जिया के ऊपर अटैक किया इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर फैंग उस क्रॉसबो को उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है। उस क्रॉसबो से एक एरो निकलकर सीधा उस बंदे के मत्थे में जाकर लगती है, जिससे कि उस बंदे का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और दूसरी तरफ जिया भी उस बंदे को बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में ले जाकर छोड़ देती है, जिससे कि वो बंदा बहुत ही स्पीड से नीचे जमीन पर आकर गिरता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस बंदे का भी काम तमाम हो जाता है। और फिर जिया वापिस फैंग के पास आते हुए बोलती है डैडी हम जीत गए। और दूसरी तरफ लिटिल येलो भी झाड़ियों से बाहर आते हुए बोलते हैं फाइनली हम जीत गए। और फैंग भी एक राहत की सांस लेता है। फैंग उन दोनों से बोलते हैं चलो अब यहाँ की साफ सफाई करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं लोगों की ब्लड की स्मेल से यहाँ पर और भी खतरनाक बीस्ट आ सकती हैं। जिया उन बंदों की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए फैंग से बोलती है डैडी क्या आप इन लोगों को नहीं खाने वाले। फैंग जिया को ना बोलते हुए बोलता है ये सभी लोग बुरे और इनका मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन सभी लोगों को जितना हो सके उतना दूर फेंक कर आ जाना। ये सुनकर जिया उदास हो जाती है। जिया उन बंदों की डेड बॉडी की तरफ देखती हुई बोलती है ये कितनी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं इन बंदों की डेड बॉडी को नहीं खा सकती। और तभी फैंग को कुछ याद आता है। फैंग उस दाढ़ी वाले बंदे के बारे में याद करता है जो फैंग को उखाड़ने वाला था। फैंग उस जगह पर देखता है जहाँ पर वो दाढ़ी वाला बंदा मरा था, लेकिन वहाँ पर उस दाढ़ी वाले बंदे की डेड बॉडी नहीं होती है। फैंग हैरानी से बोलता आखिर उस दाढ़ी वाले बंदे की डेड बॉडी कहाँ पर चली गई है। इसका मतलब वो कमीना मरा नहीं था, उसने सिर्फ मरने की एक्टिंग की थी। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो उस तोफ के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो उस तोफ का एम फैंग की तरफ कर देता है और उसे शूट करने के लिए वो उसमें आग भी लगा देता है। ये देखकर फैंग येलो से बोलता है येलो तुम जल्दी से जिया की पीठ के ऊपर बैठकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो फैंग की बात सुनकर लिटिल येलो जिया की पीठ के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों आसमान में फ्लाई कर जाते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी फैंग की तरफ देख रहे होते हैं। फैंग उनसे बोलते हैं तुम लोग मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी तरफ उस तोफ का जो गोला होता है वो सीधा फैंग की तरफ आ रहा होता है। आगे से फैंग उस जाल को उठाकर उस तोफ के गोले की तरफ फेंकता है, लेकिन वो तोफ का गोला उस जाल को तोड़ देता है। ये देखकर फैंग बोलता है अगर ये तोफ का गोला मेरे पास आकर फटता है तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे कैसे न कैसे इस तोफ के गोले को अपने से दूर ब्लास्ट करना होगा। इसलिए फैंग जल्दी से अपनी सभी वाइन को अपने आगे कर देता है और
वो तोफ का गोला सीधा फैंक की वाइन से आकर लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के इफेक्ट से फैंक को भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये देखकर जिया और लिटिल येलो भी काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद उस धमाके वाली जगह से जैसे स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि फैंक वहाँ पर जला हुआ नीचे गिर गया होता है। फैंक को देखकर जिया भी रोने लग जाती है और वो दाढ़ी वाला बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर फ्लावर को मार ही दिया। उस दाढ़ी वाले बंदे को हंसते हुए देखकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिया बोलती है मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। और वो दाढ़ी वाला बंदा जैसे ही देखता है कि जिया उसकी तरफ आ रही है तो वो दाढ़ी वाला बंदा जंगल की तरफ भागते हुए बोलता है अगर मैं जंगल में भाग जाता हूँ तो ये ड्रैगन मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। ये बोलकर वो उस जंगल में भाग जाता है। जिया जैसे उस तोफ के पास आती है तो जिया को वो दाढ़ी वाला बंदा वहाँ पर नहीं मिलता है। तो जिया उस तोफ के जितने भी गोले होती है उन सभी को उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। इसके बाद सीन उस दाढ़ी वाले बंदे के ऊपर जाता है। वो दाढ़ी वाला बंदा बोलता है जब तक मैं सारे बड़े जंगल के अंदर रहूंगा तो वो ड्रैगन मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगी, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। लेकिन तभी वो दाढ़ी वाला बंदा ऊपर आसमान में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि आसमान में जिया उन सभी तोफ के गोलों को एक एक करके नीचे जंगल में गिरा देती है। और वो सभी तोफ के गोले नीचे सीधा उस दाढ़ी वाले बंदे और जंगल में आकर गिरते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होती हैं और उस दाढ़ी वाले बंदे का भी काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंक नीचे जमीन पर पड़ा होता है और उसके बगल में जिया बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंक की जो जड़ें होती हैं वो ग्लो करने लग जाती हैं क्योंकि फैंक ने अपनी जड़ों के अंदर जिन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया था वो पोषक तत्व फैंक को हील करने लग जाती हैं। और कुछ ही टाइम के बाद वो पोषक तत्व फैंक को पूरी तरह से हील कर देती हैं और फैंक उठ जाता है। फैंक खुश होकर बोलता है मैं फिर से जिंदा हो गया, मेरी ये पोषक तत्व वाली जड़ें तो ये तो सच में काफी ज्यादा काम की हैं। इस बार की ये फाइट ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मैं तो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा। फैंक को जिंदा देखकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिया जल्दी से फैंक को अपने गले से लगा लेती है। और फिर जिया रोते हुए फैंक से बोलती है डैडी मैंने सोचा कहीं मैंने आपको खो दिया, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। इस सब में मेरी गलती है क्योंकि वो लोग मेरे कारण यहाँ पर आए थे। फैंक जिया से बोलता है जिया रो मत, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये बोलकर फैंक येलो से बोलता है येलो वो अभी अभी ब्लास्ट कैसा था, क्या वो दाढ़ी वाला बंदा यहाँ से भाग गया है? जिया फैंक से बोलती है डैडी उसने आपको चोट पहुंचाई थी, आखिर में उसको यहाँ से कैसे भागने दे सकती थी, मैंने उसको उसी के बॉम्ब से उड़ा दिया। फैंक अपने पीछे जंगल की तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा तो ये सब कुछ तुमने किया है, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। वो लोग जो बम अपने साथ लेकर आए थे वो लोग उन्हीं के हाथों मारे गए। फैंक जिया की तारीफ करते हुए बोलता है हमारी जिया तो सच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, उसे पता है कि किस तरह से आसमान से बम गिराए जाते हैं और जो बम आसमान से गिराए जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन ये आसपास के वातावरण के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। और फिर फैंक वहाँ पर मौजूद बंदों की डेड बॉडी को देखते हुए जिया से बोलता है जी आप जल्दी से जगह को साफ कर दो और इन बंदों की डेड बॉडी को यहाँ से बहुत ज्यादा दूर फेंक कर आ जाओ और एक अच्छा सा मौका देकर आसपास देख लेना कि वहाँ पर कोई है कि नहीं। आगे से जिया बोलती है ठीक है डैडी। इसके बाद जिया अपने काम पर लग जाती है। वो अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आकर उन बंदों की डेड बॉडी को उठाकर वहाँ से दूर लेकर जाने लग जाती है। और दूसरी तरफ फैंक अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पिछली बार यहाँ पर 2 बंदों को मरवाया था जिससे यहाँ पर 5 और लोग आ गए और इस बार यहाँ पर 5 लोग मरे, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं यहाँ से चलकर भी तो कहीं पर जा नहीं सकता। ये बोलकर फैंक उस तोफ की तरफ देखते हुए बोलता है हालांकि इस फाइट में हमें ये तोप मिली और बिना बारूद के ये तोप किसी भी काम की नहीं है, ये सिर्फ एक कचरे का ढेर है। लेकिन तभी फैंक एक आइडिया आता है। फैंक अपने मन में बोलता है मैं खुद को इस तोफ की नली में प्लांट कर सकता हूँ और जिया को बोल सकता हूँ कि वो मुझे यहाँ से लेकर जाए और एक ऐसी जगह पर प्लांट करे जहाँ पर बहुत ज्यादा हरी भरी जगह और एक अच्छे पोषक तत्व वाली जमीन है। और साथ ही फैंक अपने पास्ट की कुछ मेमोरी को याद करके उदास भी हो जाता है। फैंक बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मैं प्लांट हो पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि मैंने फ्यूचर में एक पौधे को प्लांट करते हुए उसे मार डाला था और मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था। लेकिन अगर मैं खुद को बहुत ही सावधानी से ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं खुद को ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। और तभी जिया भी वापिस आ जाती है। जिया बोलती है डैडी मैं वापिस आ गई और मैंने उन सभी गंदे लोगों की डेड बॉडी को बहुत ज्यादा दूर फेंक दी और मैंने आसपास भी देखा था, हमारे आसपास कोई भी नहीं है। आगे से फैंक उदास होकर एक राहत की सांस लेता है। फैंक को उदास देखकर जिया फैंक से बोलती है डैडी आखिर आप उदास क्यों, हमने तो इस फाइट को जीत लिया इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए। फैंक उदास होकर जिया से बोलता है जिया इस जगह पर 5 लोग मारे गए हैं, इसलिए उन लोगों की तलाश में यहाँ पर और भी काफी सारे लोग आएंगे, इसलिए हमारे लिए ये जगह अब सेफ नहीं है। आगे से जिया बोलती है तो फिर डैडी हमें क्या करना चाहिए। फैंक
फैंग बोलता है हमें इस एरिया को छोड़कर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जाना होगा ताकि वो लोग हमें कभी भी ना ढूंढ पाए। ये सुनकर जिया फैंग से बोलते हैं लेकिन डैडी आप तो सिर्फ एक पौधे और आप मिट्टी के बिना नहीं रह सकती हो और ना ही आप हमारी तरह अपने पैरों के ऊपर चल सकती हो। फैंग उस तोफ की तरफ इशारा करके बोलता है मैंने पहले इसके बारे में सोच लिया है, इसलिए जिया तुम जाओ और वो जो तोफ है उस तोफ की कैनन को उस लकड़ी की गाड़ी से अलग कर दो। फैंग की बात सुनकर जिया उस तोफ के पास चली जाती है। जिया उस तोफ को देखकर बोलती है आखिर इस तोफ का डैडी के यहाँ से जाने का क्या रिलेशन है। जिया उस तोफ के बारे में अपने मन में सोचते हुए फैंग से बोलती है डैडी मैं समझ गई, मुझे पता है कि आप खुद को इस तोफ के अंदर डालकर एक बम की तरह खुद को लॉन्च करना चाहती हैं। ये सुनकर फैंग जिया से बोलता है जिया माना कि तुम्हारे डैडी का जो सिर है वो तोफ के गोले की तरह गोल है, लेकिन मैं खुद का यूज तोफ के गोले की तरह नहीं करना चाहता। तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम जल्दी से उस तोफ की कैनन को उस लकड़ी की गाड़ी से अलग कर दो। और फिर जिया फैंग की बात सुनकर उस तोफ की कैनन को उस गाड़ी से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं कर पाती है। जिया फैंग से बोलती है डैडी मैं इस तोफ की कैनन को उसकी गाड़ी से अलग नहीं कर सकती। फैंग जिया से बोलता है बेवकूफ पापा की परी, तुम इस तोफ को उठाकर आसमान में लेकर चली जाओ और वहाँ से इस तोफ को नीचे गिरा दो तो ये तोफ अपने आप टूट जाएगी और उस तोफ की कैनन नहीं टूटेगी क्योंकि ये लोहे की बनी है। और फिर पापा की परी में भी दिमाग आ जाता है, वो उस तोफ को आसमान में उठाकर उसे नीचे गिरा देती है जिससे वो लकड़ी की गाड़ी टूट जाती है और वो कैनन अलग हो जाती है। इसके बाद जिया उस तोफ की कैनन को उठाकर फैंग के पास लेकर आ जाती है और फैंग से बोलती है डैडी मैं इस तोफ की कैनन को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, अब मुझे क्या करना है। फैंग जल्दी से अपने सभी फावड़े फोवड़े निकाल लेता है और जिया से बोलता है तुम्हारे डैडी के पास में एक बहुत ही अच्छा प्लान है। फैंग के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ जाते जाते सवाल का भी जवाब दे देना, लड़कियों के दोनों पैरों के बीच में क्या होता है।